प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज पूरे मुल्क में एक बिजली का बदतरीन शटडाउन हुआ और अभी तक भी कई हिस्सों में बिजली बहाल नहीं हो सकी है। निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल होकर रह गया। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? मुख्तलिफ तरह की स्पेकुलेशंस इस पर होती रहीं। कुछ लोग इसको नाअहली से ताबीर करते रहे, कुछ लोग वीक ट्रांसमिशन लाइंस के को इसका जिम्मेदार करार देते रहे, कुछ लोग हुकूमत की नाअहली को कहते रहे, कुछ लोग ये समझते रहे कि जो पाकिस्तान की इकनॉमिक कंडीशन है वो इसके ऊपर असरअंदाज हुई है। मुख्तलिफ तरह के तबसरे तज्जिए इस पर होते रहे। खुद नून लीग के अहम रहनुमाओं की तरफ से इस पर तनकीद भी हुई, तशवीश का इजहार भी हुआ। हम मसलन डॉक्टर सैयद आसिफ करमानी साहब की कुछ ट्वीट्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उन्होंने ट्वीट की, उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क भर में बिजली के तवील ब्रेकडाउन पर जिम्मेदारान को फौरी बरतरफ करें और इन्हें जेलों में डालें। मुस्लिम लीग नून के खिलाफ ये एक बहुत बड़ी साजिश मालूम होती है। सुबह से अवाम रोज़मर्रा उमूर अदा करने से कासिर हैं। मजीद ये कि लाहौर में पेट्रोल की किल्लत भी शुरू हो चुकी है। और आसिफ करमानी साहब ने एक और ट्वीट भी की जिसमें उन्होंने कहा था कि बिजली का मुल्कगीर ब्रेकडाउन चंद सालों से मामूल बनता जा रहा है। वजारत तवानाई इस मसले के मुस्तकिल हल के लिए क्या कर रही है? वफाकी वज़ीर तवानाई बताना पसंद करेंगे, आवाम जानना चाहते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सैयद आसिफ करमानी साहब ही मौजूद हैं। उन्हीं के सामने ज़रा आज की सूरत हाल और मुख्तलिफ जो सियासी इस वक्त मंजरनामा हमारे सामने है वो उनके सामने रखते हैं। बहुत शुक्रिया आसिफ करमानी साहब। सबसे पहले तो सर ये बताइए, आपने जो अपनी ट्वीट में कहा कि ये मुस्लिम लीग नून के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश मालूम होती है, कौन साजिश कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मोहतरम। गुजारिश ये है कि मैं ज़रा आपका इस सवाल का जवाब देने से पहले थोड़ा सा मैं इसकी एक बैकग्राउंड में जाना चाहता हूँ। बात यह है कि नवाज शरीफ साहब का जो दौरे हुकूमत था और शाहिद खाकान अब्बासी साहब का भी 2013 से 18 तक, उस वक़्त हमने इस मुल्क में 11,000 से ज़ायद मेगावाट बिजली सिस्टम में छोड़ कर गए थे जी। उसके बाद हमें तो चलता कर दिया गया एक झूठे केस में। और फिर जिन लोगों ने इस मुल्क में 4 साल हुकूमत की, उनकी नाहली थी कि ना वो ट्रांसमिशन लाइंस बिछा सके, ना ही वो सिस्टम को मेंटेनेंस कर सके जो इसकी ड्यू होती है पीरियोडिकली, और ना ही इसकी को ख़ास देखभाल कर सके। और आज आप ये देखिए कि मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि ये मलबा हमारे पे गिर रहा है कि एक एटमी कुव्वत है पाकिस्तान, और जिसके पास वाफिर मिकदार में बिजली मौजूद है और बिजली बनाने की कैपेसिटी मौजूद है, और ये हाल है कि 13 घंटे हो चले हैं और सुबह की लाइट नहीं है। मरीज अपने तौर पे तंग हैं, तलबा अपने तौर पे परेशान हैं, अस्पतालों में ऑपरेशन नहीं हो रहे और तमाम कारोबार ज़िंदगी जौन सा है वो स्टैंड स्टिल हो गया है। मैंने जब ये ट्वीट किया आज, जी जाहिर है मैं एक मिडिल क्लास का आदमी हूँ और मैं मिडिल क्लास की जो मुश्किलात हैं उन जो सामना वो मिडिल क्लास करती है वो मुझे भी करना पड़ता है। जो मेजॉरिटी है इस मुल्क में गरीब और मिडिल क्लास, अशराफिया तो मुट्ठी भर है ना, उनका तो स्टेक कोई नहीं है। वो तो वो लोग हैं जो डॉलरों में अर्न करते हैं और डॉलरों में स्पेंड करते हैं। तो मुल्क जिनके लिए बना था गरीब और मिडिल क्लास के लिए, वो तो आज उसने सफर किया जो जिस तरह आज सुबह से हो रहा है। तो उस तनाजुर में मैंने किया था कि मुझे लग रहा है कि चूंकि ये कोई माजी की जो हुकूमत है उनके शायद कोई हमदर्द जौन से हैं, घुस बैठिए जिन्हें मैं कहूँगा, वो अभी तक मौजूद हैं इस सिस्टम के अंदर, जो कि तुले बैठे हैं कि किसी ना किसी तरह इस हुकूमत को कोई मौका नहीं हाथ से जाने देना। इसके आप ये कह रहे हैं करमानी साहब कि ये फॉल्ट जानबूझकर पैदा किया गया है मौजूदा हुकूमत को बदनाम करने के लिए पीटीआई के हमदर्दों की तरफ से जो कि सिस्टम में बैठे मेरा एक ये कह लें आप सस्पिशन ऑफ इंडेक्स कह लें जरा हाई है। मैंने एक मेरा ख्याल है, उसकी वजह यह है कि मुझे अपने लोगों से भी गिला है, मुझे अपने लोगों से भी गिला है कि भाई आप 13 घंटे गुजर गए हैं, आप या तो वजह बताते आके कि ये वजह हुई है, वजह नहीं बताई गई अभी तक, कम से कम मेरे इल्म में नहीं है। अगर आपके इल्म में हो, आप बाखबर हैं, हमारा ये फर्ज बनता था वजारत एनर्जी का कि उनका स्पोक्स पर्सन आके सुबह से हर घंटा लम्हा बलम्हा लोगों को ब्रीफ करता, उनको एक अपडेट करता भाई कि ये वजूहात हैं। जब आप वजूहात नहीं बताएंगे, जब आप क्लैरिटी नहीं लाएंगे, तो फिर लोगों के ज़हनों में शकूक व शुबात आना लाजिम है। वज़ारत तवानाई तो सिर्फ इतना बताने पर इत्तफाक किया कि फॉल्ट बड़ा नहीं है, 12 घंटे में बहाल हो जाएगा, बिजली बहाल हो जाएगी। ये हमें तो सुबह आंख खुलते ही पता चला था। हाँ, लेकिन उनको चाहिए था ना कि लोगों की तसल्ली के लिए, तशफ़ी के लिए एक जिम्मेदारी बनती थी वज़ारत तवानाई की, मिनिस्टर ऑफ एनर्जी की ये जिम्मेदारी थी कि उनको खुद टीवी पर आकर सारी सूरत हाल बतानी चाहिए थी कि भाई क्या वजह है। अगर ट्रांसमिशन लाइंस का प्रॉब्लम है
तब बताना चाहिए था, मेंटेनेंस का कोई फेलियर है तब बताना चाहिए था। लेकिन जिस तरह मुल्क आज अंधेरे में डूबा हुआ है, मैं और आप भी इसी तरह मुकम्मल अंधेरे में हैं, लाइलमी में हूं मैं। तो किरमानी साहब, आपको लगता है कि इसके बारे में प्रोब करके वजाहत आ जाएगी वजारत तवानाई की तरफ से? चलें, पहले तो हम कह सकते हैं कि जी पूरी एनर्जी लगाई हुई थी कि बहाल हो जाए, लेकिन बहाली के बाद आप एक्सपेक्ट करते हैं कि पूरी तफसीलात बताई जाएं कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, और ये किसी की साजिश थी या टेक्निकल फॉल्ट था, या हमारे पास लोग भी ये भी कह रहे हैं कि बिजली बनाने के पैसे नहीं है, फ्यूल लाने के पैसे नहीं है, इस वजह से ऐसा हो गया। तो तफसीलात तो सामने लाने का मुतालबा आप करते हैं कि कल आ जाए, परसों आ जाए? मैंने तो अर्ज किया आपको कि उन्हें बताना चाहिए अवाम को एतमाद में लेके कि वजूहात क्या हैं, नंबर 1। और दूसरा, जहां तक मैंने देखा है कि इसमें मकाम शुक्र ये है कि वज़ीर आज़म साहब ने इसका नोटिस लिया और उन्होंने इसकी तहकीकात का हुक्म दे दिया है। लेकिन मैंने अपने ट्वीट में भी वज़ीर आज़म साहब से गुजारिश की है, मैं इस प्रोग्राम के जरिए भी करता हूं कि जिम्मेदारों का तयन किया जाए और जो जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमे बनाए जाए और उनको जेलों में भेजा जाए। ये कोई तमाशा यार, एक एटमी ताकत है और 13 घंटे से बिजली नहीं है, क्या दुनिया को हम दिखा रहे हैं? और फिर इस तरह जो हमारे ओपोनेंट हैं वो तरह तरह की बातें करते हैं। हमें खुद भी देखना चाहिए था कि क्या वजूहात है, वजूहात बतानी चाहिए, कौम को एतमाद में लेना चाहिए। लेकिन वजीर आज़म साहब ने अच्छा कदम उठाया कि उन्होंने इसकी तहकीकात का हुक्म दे दिया है और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए और जो भी इसके जिम्मेदारान हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। सही है। चलिए, 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें किरमानी साहब मैं सियासी सूरत हाल के हवाले से आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान साहब ने आज जो खिताब किया है उसमें उन्होंने एक तो सड़कों पर दोबारा आने का ऐलान कर दिया, कल से वो एहतजाज करने जा रहे हैं, इलेक्शन वो डिमांड कर रहे हैं, तारीख मांग रहे हैं कि भाई इलेक्शन की तारीख दें, असेंबलीज डिसॉल्व हो चुकी हैं, 48 घंटे के अंदर गवर्नर को बताना चाहिए था कि किस तारीख को इलेक्शन होंगे। आप क्या समझते हैं किरमानी साहब, क्या ये गैर आईनी नहीं है कि अभी तक इलेक्शन की तारीख नहीं दी जा रही? देखिए, ये सारी जो शरारत और इस सिस्टम को, डेमोक्रेसी को जो डीरेल शख्स कर रहा है उसका नाम इमरान खान है और इसमें उनकी जो भरपूर मुआवनत जो दूसरे साहब कर रहे हैं वो परवेज़ इलाही साहब हैं। अब गुजारिश ये है कि होना तो ये चाहिए था कि इत्तफाक़ राय से केयर टेकर चीफ मिनिस्टर का इंतखाब हो जाता पंजाब में, जैसे केपी में हो गया ना, अब यहाँ भी हो जाना चाहिए था। लेकिन इन्होंने जानबूझकर इस चीज़ को एक इत्तेफाक नहीं होने दिया और यहाँ तक परवेज़ इलाही ने कहा कि जी अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिस बंदे को नॉमिनेट करेगा मैं उसे कबूल नहीं करूंगा। हालांकि उस वक्त तक उन्होंने भी इलेक्शन कमिश्नर ने नॉमिनेट भी नहीं किया था जी। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिस पर आज ये उंगलियां उठा रहे हैं तो उनको अपने नॉमिनेट किया हुआ नामजद करदा पर्सनैलिटी है। हैविंग सेड दैट, अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब चाहे सड़कों पर आए, चाहे वो जहां जो मातम करें, जो मर्जी करें, मेरा उनसे ये सवाल है कि उन्हें पहले अपनी 4 साल जो कारकर्दगी है, जिसकी वजह से मैं एक वजह यह भी है कि आज ये मुल्क अंधेरों में डूबा है, हमें उसका पहले सवाल का जवाब दें, अपनी कारकर्दगी बताएं 4 साल में क्या किया है, फिर सड़कों पे आने का सोचें। सड़कों पे तो आए हैं, सड़कों पर आए या ना आए और उनका मुतालबा माना जाए या ना माना जाए, लेकिन क्या आप नहीं समझते कि इलेक्शन अब चूंकि असेंबलीज डिसॉल्व हो गई, केयरटेकर सेटअप आ गया, कानून ये कहता है, आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए और गवर्नर की जिम्मेदारी है कि वो तारीख दें, तो इमरान खान सड़कों पर आए या ना आए, गवर्नर को खुद तारीख तो देनी चाहिए आपके ख्याल में नहीं? देखिए, अभी कल ही हलफ उठाया है केयरटेकर चीफ मिनिस्टर ने और मैं ये समझता हूं कि आइन में जो लिखा हुआ है 90 दिन, उस पर हरफ बहरफ अमल होना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है सर। दूसरा, मोहसिन नकवी साहब के नाम के हवाले से मुख्तलिफ तरह के एतराज़ात इमरान खान ने उठाए, जिसमें से एक वो ये कहते हैं कि जब रजीम चेंज हो रहा था तो जो शख्स सबसे ज़्यादा भागा फिर रहा था, मुख्तलिफ मीटिंग्स का हिस्सा था, नवाज शरीफ के साथ बैठा था, आसिफ जरदारी के साथ बैठा था, यहाँ तक उन्होंने लेच किया कि वो जो सिंध हाउस में मंडियाँ लगी थी उसमें भी ये शामिल थे, तो ऐसे शख्स को केयरटेकर चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। और फिर एक और चीज़ जो सर्कुलेट कर रही है, ये सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उसमें, चूंकि इनके हवाले से प्ली बार्गेन के हवाले से मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूँ, ज़रा इस पर आप फिर कमेंट कर दीजिएगा। एक तो ये चेयरमैन नायब वर्सेस हनीफ हैदर का केस है, जिसमें कहा गया है कि वंस ही एडमिट्स दैट ही हैड अर्नड मनी बाय करप्शन, आफ्टर एडमिटिंग दिस फैक्ट ही कैन नॉट होल्ड एनी पब्लिक ऑफिस ईदर इन फेडरल और इन प्रोविंशियल गवर्नमेंट। फिर एक और सोमोटो केसेस का हवाला दिया जा रहा है, जिसमें कहा गया है कि दिस कोर्ट हेल्ड दैट वंस अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस वॉलंटियर्स
others to offer to return the amount he has pocketed or gained through illegal means, prima facie cannot hold any government or public office. अगर इस चीज़ को बुनियाद बनाकर अदालत में चले जाते हैं इमरान खान, तो आपको क्या लगता है कि एक कंट्रोवर्शियल शख्सियत का तकर्रुर तो नहीं हो गया जिनका नाम आपने दिया था करमानी साहब? देखिए, मेरी इसमें गुजारिश है कि पहले इमरान साहब से ये सवाल आप करें और उनसे ये पूछें कि कभी वो अमेरिका की साजिश इसको करार देते हैं, कभी वो कहते हैं कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट ने मुझे मेरी हुकूमत को रुखसत किया है, अब वो इसका नाम केयर टेकर चीफ मिनिस्टर ले आए हैं। पहले इमरान खान साहब अपना बताएं कि असल उनका इशारा किसकी तरफ है, वो किसको समझते हैं। वो हदफ तो तय कर लेना, कभी अमेरिका, फिर यू टर्न करके इस्टेब्लिशमेंट, फिर क्या कहते हैं मोहसिन नकवी के पीछे पड़ गए हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि इमरान खान साहब वो चीज़ चाहते हैं जो उन्हें सूट करती है। वो चाहते हैं हर कीमत पर इक़्तिदार हासिल करना, चाहे उसके लिए बकौल उनके खुदा ना खास्ता नाउज़ बिल्लाह पाकिस्तान पर एटम बम गिरा दिया जाए। किस किस्म की उन्होंने माजी में बातें की हैं सबके सामने हैं। दरअसल वो अपना इस वक्त तवाज़ुन खो बैठे हैं। उनका ख्याल था, जो वो सोच कर आए थे कि जी मैं तो यहाँ लंबा अरसा क़याम करूँगा, वो हो नहीं सका क्योंकि वो फेलियर हो गए। वो टोटल उनकी हुकूमत जौन सी थी वो 0/0 उसकी कारकर्दगी थी और एक आइनी तरीके से उनको अदम एतमाद के लिए बाहर निकाल दिया गया। अब अगर उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं किसी शख्सियत पर, तो परवेज़ इलाही ने तो पहले ही कह दिया था कि जी मैं चैलेंज करूंगा मोहसिन नकवी साहब की। बाकी जहाँ तक आपने वो मिसाल दी है, वो रेफरेंस दिया है, तो जाहिर है जी अदालतें मौजूद हैं। अगर किसी ने गलत किया है तब भी अदालतें मौजूद हैं, वहाँ से रिलीफ लिया जा सकता है। अगर किसी ने कोई बेगुनाह है तो उसके लिए भी अदालतें मौजूद हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें इन स्मॉल जो जिस किस्म की पैटी पॉलिटिक्स इमरान खान साहब और उनके जो इत्तेहादी परवेज साहब इलाही साहब कर रहे हैं, इससे बाहर आना चाहिए। लोगों के रियल इश्यूज हैं, लोगों की रोटी का मसला है, लोगों का तालीम का मसला है, लोगों की सेहत का मसला है, उस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और इस सिस्टम को अगर आपने जमहूरियत रखनी है इस मुल्क में तो आप इलेक्शन में जाएं। अगर आपकी अक्सरियत है, अगर आपको लोग वोट देते हैं तो फाइन, अगर नहीं वोट देते तो आप तब भी जाहिर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये जो हर्डल्स एक चलते अच्छे भले सिस्टम में पहले भी पैदा की गई, आज आप मुआवजना कीजिए जरा 2013 से 18 तक के 5 सालों का और ये 4 साल में जिन्होंने तबाही फेरी है। हम लोगों में तो हिम्मत है, हम में इखलाकी जुर्रत भी है कि हम अपनी गलतियों की निशानदही भी करते हैं और उनकी इस्लाह की कोशिश भी करते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने गलती पर गलती की, यू टर्न पर यू टर्न लिए। मुझे तो समझ नहीं आती वो चाहते क्या हैं। ये सवाल उनसे पूछा जाए कि वो चाहते क्या है इस मुल्क में करना, सही है, क्यों इस मुल्क को अनार्की की तरफ ले जाना चाहते हैं। एक तो आसिफ करमानी साहब वो ये चाहते हैं कि अब जो निगरान वज़ीर आज़म आना है वो उनकी मुशावरत से लगाया जाए, वो राजा रियाज की मुशावरत से ना लगाया जाए। और असद उमर साहब ने जो ट्वीट की है आज, उन्होंने कहा कि क्योंकि स्पीकर अभी तक तमाम असम्बली अरकान के इस्तीफे कबूल नहीं कर रहे, इसलिए पार्टी चेयरमैन की हिदायत के मुताबिक 44 अरकान असम्बली ने अपने इस्तीफे वापस लेने का फैसला स्पीकर कौमी असम्बली को ईमेल कर दिया है। अगला कदम अपोजिशन लीडर की नामजदगी होगी। और जब उन्होंने ये ट्वीट की तो उसके बाद फिर चिरागों में रोशनी न रही, सर्किट ब्रेक हो गया कौमी असम्बली का और 4 दिन के लिए पार्लियामेंट को बंद कर दिया गया है। आज आमिर डोगर साहब ने भी बातचीत की है इसी मामले पर, ज़रा सुन लीजिए करमानी साहब, फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि आखिर आप उनको ऑपोजिशन लीडर बनने से क्यों घबरा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। ज़रा सुनिए आमिर डोगर साहब ने क्या कहा है। 45 अरकान कौमी असम्बली अपने चेयरमैन इमरान खान साहब की हदायत पर जाली अपोजिशन लीडर को हटाने के लिए स्पीकर नेशनल असम्बली के पास कौमी असम्बली में आए थे कि हम एक सियासी हिकमत अमली के तहत 45 मेंबरान कौमी असम्बली अपने इस्तीफे वापस ले रहे हैं। हमने स्पीकर के ईमेल पर ईमेल कर दी है कि ये 45 मेंबरान जो हैं ये अपने इस्तीफे वापस ले रहे हैं। रात के अंधेरे में एक नोटिफिकेशन जारी किया कि ये पार्लियामेंट की बिल्डिंग 4 दिन के लिए बंद है। ये घबरा गए, ये भुखला गए, हम इनको भागने नहीं देंगे। अच्छा आसिफ करमानी साहब, आप क्यों चाहते हैं कि कैसे शख्स से निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुशावरत की जाए, कैसे अपोजिशन लीडर से जिसने अगला इलेक्शन नून लीग के टिकट पर लड़ना है? अगर कोई और अपनी अक्सरियत पार्लियामेंट में साबित करके अपोजिशन लीडर अपना लाना चाहता है तो एतराज़ क्या है इस पर?
देखिए असद भाई, कुछ होती हैं हकीकतें, कुछ होती हैं ख्वाहिशात। अब ख्वाहिशात तो बेलगाम होती हैं और वो हर ख्वाहिश ऐसी होती है जिस पर दम निकलता है। मेरा ये सवाल है कि आपने इनसे पूछा जाए कि इन्होंने ये क्या तमाशा बनाया था, इन असेंबलियों से इन्होंने इस्तीफे क्यों दिए, और जब बार बार स्पीकर इनको बुलाते थे तो ये कहते थे कि ये हमारे कलेक्टिव इस्तीफे हैं, ये हमारे ही दस्तखत हैं, इन्हें कबूल करो, तुम क्यों नहीं कबूल करते हो। ये सारा एक तमाशा ड्रामा होता रहा। अब जब उन्होंने देखा कि स्पीकर ने वाकई कबूल कर लिया, स्पीकर की डिस्क्रिशन है, ठीक है ना जी। एक स्पीकर का जो भी अमल होता है पार्लियामेंट के अंदर वो एक तरह की रूलिंग होती है। स्पीकर ने एक रूलिंग दे दी, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। आपकी तो दरीना ख्वाहिश थी ना, उन्होंने पूरी कर दी। अब आप क्यों रोते हैं। जहां तक रह गई बात लीडर ऑफ द अपोजिशन की, तो सवाल उठता है कि राजा रियाज आज लीडर ऑफ द अपोजिशन है, ये एक हकीकत है। और आपको किसने कहा था, किस हकीम ने आपको कहा था कि आप जाके इस्तीफे दें और निकल जाएं असेंबली से। आप तो इन असेंबलियों को मानते नहीं थे, आप तो इनको गालम गलोच करते थे। आज रातों रात क्या ऐसा हो गया कि आप दोबारा मजबूर हो गए इन असेंबलियों को रुजू करने के। ये तो डबल स्टैंडर्ड्स है ना, ये यू टर्न, तभी तो उनका नाम पड़ा यू टर्न। Having said that, अब ये स्पीकर साहब का प्रेरोगेटिव है। तो आप उनको वापस नहीं आने देंगे, असेंबली में वापस नहीं आने देंगे, ये एज अ पॉलिसी तय है। इसका फैसला मैंने तो नहीं करना, इसका फैसला स्पीकर साहब करेंगे। सही है सर, लेकिन इस वक्त पार्लियामेंट में तादाद रहेगी है कौमी असेंबली में 258। अगर आप 30 मजीद इस्तीफे मंजूर कर रहे हैं तो ये तादाद 228 से कम हो जाएगी। 228 अगर तादाद नहीं है तो आप कोई आईनी तरमीम नहीं ला सकते। ये कैसी पार्लियामेंट होगी कि जो आईनी तरमीम नहीं ला सकेगी, और फिर ये क्यों होगी पार्लियामेंट, इसका वजूद क्यों होगा जो अपना काम नहीं कर पा रही होगी। देखिए, जॉइंट सेशन जो होता है ना, वो उसमें ये तरमीम की जा सकती है, ऐसा कोई मसला नहीं है। इनके जाने से कोई आसमान नहीं गिर पड़ेगा। जो भी अगर आईनी तरमीम हुई है इनके बगैर भी काम चलता रहेगा। ठीक है करमान साहब, ये बताइए कि जॉइंट सेशन चौधरी निसार साहब ने कहा है कि इमरान खान ज्यादा बेहतर वजीर आजम थे शहबाज शरीफ की निस्बत, आप इस पर कमेंट करना चाहेंगे। अब चौधरी साहब को बहुत, मैं समझता हूं देर से ये ख्याल आ गया, बेहतर कौन था बेहतर कौन नहीं था इसका फैसला अवाम करेंगे और इलेक्शन के फोरम में करेंगे। इलेक्शन में करेंगे कौन बेहतर था कौन बेहतर नहीं था। सर, ये मिफ्ता इस्माइल साहब से क्या हुआ, ये मिफ्ता इस्माइल को पार्टी से क्यों निकाल रहे हैं। नहीं, पार्टी से तो अभी मुझे नहीं, किसी ने मुझे ऐसी कोई खबर के निकाल रहे हैं। उसका एक ओपिनियन है मिफ्ता इस्माइल का, और हर एक का अपना एक ओपिनियन होता है। लेकिन उन्हें ये ज़रूर चाहिए कि अगर उनको को पार्टी से शिकायत हैं, को पार्टी की क़यादत से शिकायत हैं खुसूसन, तो उसका इजहार उन्हें खुलेआम नहीं करना चाहिए, उनको पार्टी के अंदर अपनी। और जब यही काम इसहाक डार कर रहे थे, खुलेआम उनकी मुखालफत कर रहे थे, तो इसहाक डार को किसी ने नहीं रोका। नहीं रोका तो इनको भी किसी ने नहीं है। कहने का मेरा मतलब है कि जो भी पार्टी होती है उसका एक डिसिप्लिन होता है और इसमें जरा मोहतात रहना चाहिए। साहब, ये शायद खाकान अब्बासी साहब के साथ क्या सबको क्यों ऊंच नीच हो गई, क्या हुआ, शायद खाकान अब्बासी का क्या किस्सा है। कुछ भी नहीं, ये यार दोस्त वो कहते हैं ना काइट फ्लाइंग, पतंग उड़ा रहे हैं, हवाई फायरिंग है, कुछ भी नहीं है। कुछ लोगों की ख्वाहिश है, काफी लोगों की ख्वाहिश है कि मुस्लिम लीग नून में दराड़े पड़ें, लेकिन मैं आपको श्योर करता हूं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो कायद अपने नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ की क़यादत में मुत्तहिद है। बहुत शुक्रिया आसिफ किरमानी साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। आसिफ किरमानी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ हुआ था तो जो बिजली का ब्रेकडाउन है उस पर, और उन्होंने मुतालबा किया था कि इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए और हक़ाइक़ सामने आने चाहिए, और वो अपनी ही वजारत तवानाई जो है उससे शिकवा कर रहे थे कि सुबह से लेकर अब तक उन्होंने इसकी वजूहात क्यों नहीं बताई। इस पर तो आवाम को हर घंटे बाद अपडेट करना चाहिए था कि कितना काम हो गया। बहरहाल अब देखिए इस पर क्या होता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर मज़ीद चीज़ों पर डिस्कशन करते हैं। हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर तवानाई उमर अयूब साहब मौजूद हैं। उमर अयूब खान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में खुशामदीद। सबसे पहले तो ये बताइए सर, आपने भी इस वजारत को चलाया, करीब से सारा सिस्टम देखा, आपका तजर्बा क्या कहता है? आज ये क्या हुआ, इतना लंबा ब्रेक डाउन? आपके ज़माने में भी अगरचे हुए, लेकिन शायद ये तारीख का बदतरीन इसको एक शटडाउन कहा जा सकता है। ये क्या हुआ है आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असदुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 10 जनवरी 2021 को हमारे दौर में पावर ब्रेकडाउन हुआ था, पर हमने 4 घंटों के अंदर मुझे अच्छी तरह याद है, मैं NPCC कंट्रोल रूम में खुद बजाते खुद वहाँ पे मौजूद था। रात के 12 बजे तकरीबन ये हुआ था और सुबह 3 बजे तक मेजर जो शहर हैं उनको हमने पावर रिस्टोर करा दी थी, 3 साढ़े 3 बजे तक, और बाकी मुल्क में सुबह 8 बजे तक बिजली आ चुकी थी यहाँ पे। और मैं खुद हर आधे घंटे के वक्फे पे मेरी ट्विटर फीड्स अभी भी आप देख लें, मैं आवाम को आगाह करता रहा कि कौन से शहर में कितनी बिजली आ चुकी है। यहाँ पे मसला ये रहा है कि लीडरशिप टोटली मिसिंग थी। सुबह 7 बजे 7:30 बजे पावर ब्रेकडाउन हुआ, लीडरशिप कहीं पे नज़र नहीं आई, न किसी को मालूम था क्या हो रहा है। कंट्रोल रूम जो है वो खाली पड़ा हुआ था, लीडरशिप वहाँ पे मौजूद नहीं थी। लीडरशिप दिखानी पड़ती है। पावर ब्रेकडाउन या इस तरह की चीज़ें, ये एक इंसानी सिस्टम है, ये हो जाता है, एक्सीडेंट्स होते हैं, पर उसको डील करना सबसे अहम चीज़ होती है। तो यहाँ पे बदकिस्मती के साथ वो लीडरशिप टोटली मिसिंग थी, ऊपर से नीचे से लेके नीचे तक। एक बात। दूसरी चीज़, ये फ्रीक्वेंसी वेरिएशन की वजह से जो इन्होंने कई पावर प्लांट्स बंद किए थे अपनी तरफ से लोगों को तंग करने के लिए, बिजली शॉर्ट, मतलब ये अपना तेल बचा रहे थे, और काफ़ी पावर प्लांट्स जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो इन्होंने बंद किए हुए थे और उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी वेरिएशन आ रही थी और उसको ये काबू ना कर सके और सिस्टम वाइड ये शट डाउन हुआ। उसके बाद इन्होंने अभी भी ये कोशिश कर रहे हैं कि कराची को ये हब, बैकफीड हबको को ये मतलब ये लोग कराची इलेक्ट्रिक से दें। उससे इन्होंने किया, अभी भी कराची इलेक्ट्रिक 500 मेगावाट से ऊपर नहीं जा रहा, वहाँ पे अभी भी शट डाउन है। और इन्होंने या बैकफीड कराची इलेक्ट्रिक से लिया हबको की तरफ, ये तकरीबन 200-250 किलोमीटर की लाइन है। कराची फिर अंधेरे में डूब जाएगा, इस तरह नहीं करना चाहिए। मंगला को एंकर बना के, और दूसरा इनको गुद्दू या फिर मुजफ्फरगढ़ को करना पड़ेगा, और ये आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ पावर प्लांट्स जो छोटे हैं उनको भी ऑनलाइन करके बिजली रिस्टोर करनी पड़ेगी। ये सिस्टम मुझे लगता है तरीका इख्तियार किया गया है इसकी बहाली का, वो भी ज्यादा मौसर नहीं है। उमर अयूब साहब, आप ये कह रहे हैं? नहीं, ये अभी तक तरबेला को ये 5 स्टार्ट्स इन्होंने दिए हैं, वो कामयाब नहीं हुए थे। मंगला को ये अभी कोशिश कर रहे हैं, बल्कि इन्होंने कोशिश की होगी कि मंगला को ये इस वक्त रीच करके वहाँ से बिजली करें शुमाल के इलाके के लिए, और जो जनूब है वो आपका मुजफ्फरगढ़ या गुद्दू से कोशिश करेंगे। पर इनका जो नवाबशाह जो इंटर पॉइंट है, उस पे इनको बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। और कराची को मैं फिर ये चीज़ दोहराना चाहता हूँ कि कराची के इलेक्ट्रिक से इन्होंने बिजली इन्होंने या ऊपर हबको को लाने की कोशिश की और हबको को स्टार्ट किया कराची से, ये लाइन फिर ट्रिप होगी। और दूसरी अहम बात यह है कि इस वक्त तकरीबन 10-12 हज़ार मेगावाट जो चल रहे हैं, उस पर 2 हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स K2 और K3, इनकी कंबाइंड जो इस वक्त लोड है वो तकरीबन 2000 मेगावाट्स है। वो 2-3 दिन तक नहीं चलेंगे। बिजली गो के उनका सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, सेफ्टी प्रोटोकॉल इतना उनका पेचीदा होता है कि वो एकदम ऑनलाइन नहीं आएंगे। तो ये हमारे लिए फुल रेस्टोरेशन पावर अगले 2-3 दिन तक नहीं होगी। पूरी पावर पार्शली हो जाएगी, पर बिलखसूस कराची और उसके गिर्द नवाह की जगहों में ये तकरीबन 2-3 दिन के बाद पूरी अपनी कैपेसिटी पे आएगी। सही है। अच्छा, अभी आसिफ करबानी साहब थे हमारे साथ, उनसे बात होती है। उमर अयूब साहब वो कह रहे थे कि हम 11,000 मेगावाट बिजली सिस्टम में देकर गए, उसके बाद आने वाली हुकूमत की ये जिम्मेदारी थी कि वो उस सिस्टम के लिए लोड मैनेजमेंट या उसकी ट्रांसमिशन लाइंस की इंप्रूवमेंट के लिए काम करे, सिस्टम को इंप्रूव करे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इस सिलसिले में कोई काम नहीं किया, और आज जो शटडाउन हुआ है वो इसी कमजोरी की वजह से हुआ है। और आज अंधेरे में डूबने के जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, क्योंकि इन्होंने ट्रांसमिशन लाइन पर काम नहीं किया। आपने ट्रांसमिशन लाइन पे काम नहीं किया? नहीं, आसिफ किरमानी साहब को पूरी इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं होगी। जिस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत 2018 में थी,
उस वक्त तकरीबन सिस्टम जो था उसकी कैपेसिटी टोटल 16 से 17 हज़ार मेगावाट थी जिस वक्त हम आए, और मैं वजीर तवानाई था और हमने सिस्टम को तकरीबन हम लोग 28-29 हज़ार मेगावाट से तजावज़ कर गए। और यही वजह है हमने बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट्स किए हैं ट्रांसमिशन लाइंस में, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन लाइन में। यही वजह है कि हमने लोड शेडिंग पे कंट्रोल कर दिया था। 80% मुल्क में किसी किस्म की लोड शेडिंग नहीं हो रही थी हमारे दौरान, रमज़ान में, गर्मियों में। ये तो इस वक्त ये मौजूदा हुकूमत मौसम सरमा में लोड शेडिंग हो रही है, आप खुद देख रहे हैं। ये कोई ये कोई इधर उधर की बात नहीं है, आप डेटा उठा के देख लें। आप मुस्लिम लीग नून के अपने एंकर्स और उनके अच्छे पसंदीदा जो लोग हैं वो खुद इन पे इसी चीज़ की तनकीद कर रहे हैं। सिस्टम को हमने उठाया, हमने रिन्यूएबल एनर्जी के प्लांट्स लगाए। मुस्लिम लीग नून गवर्नमेंट ने ये हमाकत की कि इन्होंने गलत मुआहदे किए और सिस्टम में महंगी बिजली जो है वो इंजेक्ट की, और उसकी वजह से आज ये बिजली के रेट जो है कैपेसिटी पेमेंट जा रहे हैं। जिस वक्त 2018 में हमारी गवर्नमेंट आई, उस वक्त कैपेसिटी पेमेंट 450 अरब सालाना थे। इस वक्त 1350 अरब रुपए पे कैपेसिटी पेमेंट चले गए। और कैपेसिटी पेमेंट का मतलब होता है कि आप बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, बिजली घरों को वो अदायगी आपको करनी पड़ती है। और ये वो मंसूबे और मुआहदे हैं जो कि इंपोर्टेड एनर्जी पे इन्होंने लगाए, जिसमें इंपोर्टेड गैस, इंपोर्टेड तेल और इंपोर्टेड कोयले के पावर प्लांट्स। रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स इन्होंने 4000 मेगावाट के ख़त्म किए और उसकी जगह इन्होंने इंपोर्टेड गैस के पावर प्लांट जो हैं वो लगाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, हमारी हुकूमत आई, उस चीज़ को हमने स्ट्रीमलाइन कराया और रिन्यूएबल एनर्जी के पावर प्लांट्स हमने लगाए। और उसके साथ साथ इंडिकेटिव जनरेशन एक्सपेंशन प्लान हमने बनाया, जिसके तहत हमने देखा कि जहां पे बिजली आपको चाहिए, बिजली वहां पे लगनी चाहिए और सबसे कम कीमत पे बिजली लगनी चाहिए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया। अच्छा, कि आपका पावर सिस्टम। अच्छा चलें, उमर साहब ये बताइए कि क्या इस वक्त जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, कुछ लोग समझ रहे हैं कि ये इकोनॉमिक मेल्टडाउन का एक शाखसाना है, कुछ लोग कह रहे हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग है। आप कैसे देखते हैं ये जो आज का शटडाउन है, इसको आप पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसके साथ लिंक करके देखते हैं, या उसकी एक वजह है? क्योंकि अभी आपने कहा भी कि फ्यूल बचाने के लिए उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए थे जिसकी वजह से ये एक फ्रीक्वेंसी डिस्पैच का मसला पैदा हुआ। तो आप समझते हैं कि इकोनॉमी की जो पुअर कंडीशन है वो उसकी एक वजह बनी है? बहुत बड़ी वजह है। और ये आप देखिएगा आज का टाइम और आज की तारीख, और ये प्रोग्राम अपने पास नोट करके रख लीजिएगा और आज से 2 महीने बाद ज़रूर चलाइएगा। मैं आपको अभी बता रहा हूं, और ये मैंने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में ये मैं कह चुका हूं आज से 6 महीने पहले, और बदकिस्मती के साथ ये चीज़ें उसी तरह हो रही हैं जिसकी मैंने प्रिडिक्शन की थी, क्योंकि मैं कैलकुलेशन के साथ बात कर रहा हूं। मैंने पहले भी कहा था नेगेटिव ग्रोथ रेट होगी। उस वक्त सारे इकोनॉमिस्ट कह रहे थे नहीं जी 1 या 2% तक होगी, और मैं उनसे इत्तेफाक नहीं करता था, नेगेटिव ग्रोथ रेट ही होगी इस वक्त। आप दूसरी चीज़ ये देखिएगा कि आपका शदीद पेट्रोल का और डीजल का बहरान फरवरी में आ रहा है। उसके जो असरात हैं वो आज से शुरू 2 दिन से मेरे ज़िला हरीपुर में वो नज़र आने शुरू हो गए हैं। उसके अलावा आप ये देखिएगा कि आपका फरवरी और मार्च में शदीद लोड शेडिंग होगी, और गर्मियों के मौसम में मार्च से ऑनवर्ड्स तकरीबन आपका शहरी इलाकों में 10 से 11 घंटे लोड शेडिंग होगी और देहाती इलाकों में 16 से 18 घंटे लोड शेडिंग होगी। और एनर्जी शॉर्टफॉल आपकी 10 से 12 हज़ार मेगावाट होगी। उसकी बुनियादी वजूहात हैं, और उससे सबसे बड़ी वजह यह है कि ये ऑयल इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, कोयला इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, गैस इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। एक वजह क्योंकि इन्होंने गलत एनर्जी मिक्स बनाया। उसके साथ साथ जो इस वक्त आपका इकोनॉमिक आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने और डार साहब ने जो आपका डॉलर का रेट रखा हुआ है वो ऑफिशियली 225 रुपए है। जो आईपीपीज जो बिजली पैदा करती हैं उनका जो रेट जिस पे वो उनको डॉलर खरीदना पड़ रहा है वो तकरीबन 265 रुपए है। कौन सा कारोबार जो है वो तकरीबन आपका 45 या 50 रुपए से तजावज करके वो अपना हर एक डॉलर पे वो खसारा उठाएगा, बजाय इसके कि वो लॉस करें, वो तेल या गैस या कोयला इंपोर्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि नेपरा उनको उस रेट पे अलाउ ही नहीं करेगा कि आप बिजली बेच सकें। ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको शदीद आपको बिजली का फुकदान आएगा। और बदकिस्मती के साथ आपका फरवरी में आपका जिस वक्त डीजल की शॉर्टेज होगी
तो गंदम की कटाई जनूबी पाकिस्तान में और सिंध और पंजाब के इलाकों में शुरू हो जाती है। उसकी थ्रेशिंग नहीं हो सकेगी, उसकी कटाई नहीं हो सकेगी, क्योंकि डीजल का बुरहान होगा। जिस वक्त गंदम की कटाई और खौफनाक मंजर हमारे सामने रख रहे हैं, अल्लाह करे कि ये तो एक बुरहानी की सी कैफियत है। बिल्कुल है। और आपका शदीद आटे का बुरहान होगा और सोने पे सुहागा के बरदाना या फिर जो बैग्स होते हैं आपके पॉलीप्रोपिलीन के या फिर जूट के, उसकी भी शदीद शॉर्टेज अभी आएगी। तो आपकी गंदम ना आप काट सकेंगे, ना उसको आप पी सकेंगे और ना ही। और अप्रैल में ही सर इलेक्शन हो रहे होंगे, आप अप्रैल की बात कर रहे हैं, मार्च अप्रैल की, और अप्रैल में इलेक्शन में जा रहे होंगे, तो ये कैसे सब चीजें मुमकिन हो पा रही होंगी। अच्छा उमर साहब, 2-3 सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जरा थोड़े से आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। आज इमरान खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। ये बताइए सर कि असेंबलियों में वापस आने का जो अमल है, इसको हुकूमत अब यू टर्न से ताबीर कर रही है कि पहले आप कल तक कह रहे थे कि जी से इस्तीफे कबूल करो, इस्तीफे कबूल करो, आज आपने खत लिख भेजा है कि इस्तीफे कबूल ना करो। और जाहिर है उसकी वजह ये कि आप अपना अपोजिशन लीडर आप चाहते हैं राजा रियाज को जो है उनकी जगह पर पाकिस्तान तहरीक यानी असल ऑपोजिशन लीडर आ जाए। लेकिन इसके बावजूद ये वाला नुक्ता आपके ज़हन में पहले भी तो होना चाहिए था जब आप कह रहे थे कि इस्तीफे कबूल करो। आज आपको इसकी जरूरत ज्यादा क्यों महसूस हो रही है? बहुत अच्छा सवाल। और असदुल्ला साहब, इसका यही जवाब है कि देखें, हम सारों ने जिस वक्त हमारे चेयरमैन ने कहा हम सारे इस्तीफे देंगे, हमने सारे यकमुश्त दिए, 125 लोगों ने। स्पीकर ने कहा नहीं, मैं एक एक करके बुलाऊंगा। उन्होंने मुझे तो नहीं बुलाया, ना बाकी साथियों को बुलाया। उन्होंने पहले तकरीबन 11 इस्तीफे मंजूर कर लिए। चलें ठीक है, उन्होंने कर दिए, उस पर इलेक्शन हुए, इमरान खान साहब इलेक्ट हो गए। उनमें से एक शख्स को उन्होंने एक एक करके नहीं बुलाया। फिर उन्होंने कहा जी कि उन्होंने वो 11 इस्तीफे मंजूर कर दिए। फिर यकमुश्त उन्होंने हम 35 अफराद के इस्तीफे मंजूर कर लिए, क्योंकि उनको डर था कि तहरीक इंसाफ वापस आके इनकी चीज़ों को ब्लॉक करेगी। हमारा मौक़िफ़ कोर्ट में भी और हर जगह पे ये है कि आप ये पिक एंड चूज़ ना करें, या तो सारे के सारे आप इस्तीफे मंजूर करें और इलेक्शन कराएं, या फिर आप जो है ये पिक एंड चूज़ आप नहीं कर सकते हैं। एक तरफ पे आप कहते हैं कि जी मैं एक एक करके बुलाऊंगा, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जी ये मैं ये जो इस्तीफे हैं ये मुझे मंजूर नहीं है। ये वाला आर्गुमेंट लेकर जब आप अदालत के पास गए थे तो अदालत ने कहा था कि स्पीकर की डिस्क्रिशन है, और इसी को बुनियाद बनाकर आज वो कहते हैं कि जी ठीक है आप अदालत में चलें। अदालत ने तो पहले कह दिया कि स्पीकर का इख्तियार है, वो जब चाहें जिसका चाहें इस्तीफा मंजूर कर लें, और जिसका चाहें वो जब तक उनकी तसल्ली ना हो रोक रखें। बहुत अच्छा पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट। जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पीडीएम की ये इत्तेहादी और ये इंपोर्टेड हुकूमत वाले गए थे, जिस वक्त कासिम सूरी साहब ने अपना डिसीजन दिया था कि मैं ये सारे के सारे इस्तीफे मंजूर कर रहा हूं, और असेंबली जो है ये उसके बाद डिसॉल्व होती है, उस और इमरान खान साहब ने डिसॉल्व की, और जो स्पीकर का जो फैसला था उसको पीडीएम वाले सारे के सारे अदालत में सुप्रीम कोर्ट में गए, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, हम लोग स्पीकर के फैसलों पे नजरसानी कर सकते हैं जिस वक्त उसमें तसादम होता है इनके साथ। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो मंजूर है, तो फिर अदालत को भी सुप्रीम कोर्ट का जो वो फैसला था जो कासिम सूरी के रूलिंग के हवाले से था, फिर उनको वो भी मंजूर करना चाहिए। वो तो मंजूर है, और सुप्रीम कोर्ट से तो बड़ी अदालत कोई नहीं है। सही है। अच्छा उमर साहब, अब मामला यह है कि अब इलेक्शन का काउंटडाउन शुरू हो गया है, और इसमें आज इमरान खान साहब ने जो खिताब किया है उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो नया निगरान वज़ीर आला पंजाब लगाया गया है ये एक ख़ास मकसद के लिए लगाया गया है, और इलेक्शन कमीशन को उन्होंने खासा तनकीद का निशाना बनाया। लेकिन अब इसी इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराने हैं। अब 3 महीने में अगर इलेक्शन की तारीख मांग रहे हैं आप, इलेक्शन की तारीख कल आ जाती है तो इलेक्शन तो बहरहाल इसी इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं। जो एतराज़ात आपको आज हैं वो 3 महीने के बाद भी अगर हुए तो ये अफरा तफरी, ये एहतजाज, ये सियासी अदम इस्तेकाम तो उसके बाद भी जारी रहेगा। तो ये कैसे लोगों के ज़हनों में सवाल है कि इसी इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन करा के आप उन नताइज को कबूल नहीं करेंगे तो क्या होगा? ये बहुत आपका अच्छा पॉइंट है असदुल्ला साहब, और यही वो मतलब आप समझें कि आपका जो रूट एनालिसिस है वो यहीं पे आके रुकता है कि देखें ये मुल्क जो है ये किसी एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पीडीएम या XYZ का नहीं, हम सारों का मुल्क है। इस मुल्क ने हमने एक चीज़ डिसाइड करनी है कि हमने इस मुल्क को आगे चलाना कैसे है। या तो ये मुल्क इलेक्शन कमीशन और ये पीडीएम जो है ये चाहते हैं कि यहाँ पे अफरा तफरी हो, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना हो, ये एक बनाना रिपब्लिक रहे, तो फिर ठीक है, ये इसी तरह चलेगा। नुकसान किसका होगा? एक बार पाकिस्तान 2 लाख हो चुका है, खुदारा पाकिस्तान को मजीद नुकसान ना पहुंचाएं। आज आप एक्स फाटा अर्सवाइल फाटा एरियाज में चले जाएं, वहां पे
लोगों की मूवमेंट इस वक्त फिर रिस्ट्रिक्ट हो गई है। क्यों? क्योंकि इस इंपोर्टेड हुकूमत ने केपी गवर्नमेंट को फाटा के लिए जो रिसोर्सेज थे वो देने से इनकारी हो गए हैं। सिंध हुकूमत इनकारी हो गई है। ये वो हालात हैं। बलूचिस्तान में चले जाएं, आए दिन कोई ना कोई आईडी धमाका हो रहा है। वहां पे इश्यूज बहुत गंभीर हैं। खुदारा सारों को होश के नाखून लेने चाहिए, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो, और सबसे अहम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इज्जत इन सारों की इस चीज में होगी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके साथ जो मेंबरान हैं वो मुस्ताफी होकर घर चले जाएं और कहें कि जी पाकिस्तान को बचाने के लिए हमारे ऊपर लोगों का, एक सबसे बड़ी सियासी पार्टी का हमारे ऊपर एतबार नहीं है। हम लोग बाइज्जत तौर पे जाना चाहते हैं, कोई और इलेक्शन कमीशन में आ जाए। ये इन सारों की इज्जत भी होगी इसमें, और अयूब खान साहब आपने भी मुतालबा किया, इमरान खान साहब भी मुतालबा कर रहे हैं, और फिलहाल ये मुतालबा मंजूर होता दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। बेचैनी जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में बहुत ज़्यादा है, और अगर इसी बेचैनी में इलेक्शन होते हैं और रिजल्ट जो हैं वो कंट्रोवर्शियल होते हैं तो क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो इस वक्त पाकिस्तान में लोगों के जहनों में मौजूद है। उमर अयूब साहब कह रहे थे कि इस वक्त जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो भी एक बड़ी वजह है आज के इलेक्ट्रिक शटडाउन की। क्या माहिरीन मुआशियात भी इसको ऐसे ही समझते हैं? हमारे साथ खुर्रम शहजाद साहब मौजूद होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। उनसे पूछेंगे कि उनके ख्याल में आज के शटडाउन की वजह क्या, और ये स्टेट बैंक ने शरह सूद में इजाफा किया है उसका पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। माहिर मुआशियात खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब। आज जो मेल्टडाउन हुआ है, जो ब्रेकडाउन हुआ है बिजली का, इसको आप कैसे देखते हैं? कुछ लोग इसको इकोनॉमिक मेल्टडाउन से ताबीर कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं गवर्नेंस ब्रेकडाउन है। आप इसका क्या पाकिस्तान की ख़राब या कमज़ोर मुआशी सूरत हाल से कोई ताल्लुक देखते हैं? जी थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखिए बिल्कुल ये इकोनॉमिक सिचुएशन के साथ आप रिलेट कर सकते हैं। उसकी एक वजह ये है, बल्कि दो वजूहात हैं। एक तो ये कि जो हमारे पास हम जितनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसका तकरीबन 85% जो भी कंज्यूम करते हैं उसका 85% हम इंपोर्ट करते हैं। यानी कि या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हों या फिर जो है इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो है फ्यूल इंपोर्ट करना हो, या फिर हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है इंपोर्ट करते हैं, या फिर हम जो है बिजनेस के लिए गैस अगर हम जो है वो देते हैं तो वो भी हम इंपोर्ट करते हैं ज़्यादातर। तो टोटल हमारी कंजम्पशन का 85% इंपोर्टेड होता है। तो उसमें डेफिनेटली हमारे पास इस वक्त इंपोर्ट्स की जो है ना वो रिस्ट्रिक्शन है, और एनर्जी इंपोर्ट्स में भी जो है वो कमी देखी गई है, और उसकी वजह से ऑफ कोर्स जो हमारी एनर्जी जनरेशन होती है वो भी इम्पैक्ट होती है। लेकिन यहाँ पे इशू थोड़ा सा डिफरेंट है। इशू बेसिकली ट्रांसमिशन का है, जनरेशन का इशू अभी नहीं है। ये हमें बताने की ज़रूरत है। आज जो है जो इशू हुआ है वो ट्रांसमिशन का हुआ है। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर हमारा सड़ गया है, लिटरली सड़ गया है। किसी गवर्नमेंट ने इस ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की रिफॉर्म्स पे काम नहीं किया, इन्वेस्टमेंट नहीं की। पीएसडीपी में बहुत सारी गवर्नमेंट्स आई, पीएसडीपी में इतने बड़े बड़े अमाउंट जो है वो एलोकेट करते रहे, उसमें 10,000 अरब रुपए के प्रोजेक्ट जो हैं इनकम्प्लीट पड़े हैं इस वक्त। और एक तरफ आपका बिजली का पूरा बहरान आता है, वो इस वजह से आता है कि टीएनडी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की जिससे ज़रिए बिजली पहुंचाई जाती है वो सिस्टम पे इन्वेस्ट ही नहीं किया किसी ने, किसी गवर्नमेंट ने। तो आज ये हाल होता है कि ब्रेकडाउन जो पिछली गवर्नमेंट भी देख लें, पिछले 2 साल पहले भी हुआ, 2015 में भी हुआ, 21 में भी हुआ, अब दोबारा हुआ। तो प्रॉब्लम ये है कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का इशू है, जनरेशन का इशू नहीं है कि उसकी वजह से हमें तेल हमने कम मंगाया होगा डेफिनेटली, लेकिन इस वक्त तेल हमारे पास इतनी मिकदार में है कि हम बिजली बना सकते हैं, लेकिन पहुँचाने का प्रॉब्लम है, ये हमें बताने की ज़रूरत है। उसमें हमें बहुत रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। सही है, लेकिन सर ओवरऑल पेट्रोल की किल्लत के हवाले से भी अखबारात में खबरें छप रही हैं, और कल तो डीजी ऑयल ने गवर्नर स्टेट बैंक को एक ख़त भी लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि एलसीज ना खुलने के बायस पेट्रोल का जो कार्गो है वो मनसूख हुआ है, और 1 हफ्ते का स्टॉक हमारे पास रह गया है, एलसीज ना खुली। तो ये पेट्रोल की शॉर्टेज का कितना ख़तरा आप देखते हैं? कल के और आज के भी अखबारात में इस हवाले से खबरें, और फिर ये जो ख़त लिखा जाना डीजी ऑयल का गवर्नर स्टेट बैंक को। जी देखें, दो इसमें जो है ना पर्सपेक्टिव्स हैं। एक पर्सपेक्टिव ये है कि हम एसेंशियल इंपोर्ट्स करेंगे, और वो स्टेट बैंक ने भी, आपने देखा है स्टेट बैंक ने भी कहा कि जी आप एसेंशियल इंपोर्ट कर सकते हैं जिसमें एनर्जी जो है
ज़रूरियात का हिस्सा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना कोई बड़ा मसला होना चाहिए कि हम एनर्जी इंपोर्ट ना कर सकें, जिसमें ऑफ कोर्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी हैं जैसे मैंने पहले कहा, फिर गैस भी है, फिर फर्नेस ऑयल भी है, फिर और दूसरे जो है वो फ्यूल्स भी हैं जो हम इंपोर्ट भी करते हैं, और 85% हम जो है इंपोर्ट करते हैं अपनी कंजम्पशन का। तो डेफिनेटली हमारे पास एनर्जी का की एसेंशियल है, एनर्जी में हमें इशू होना नहीं चाहिए। सेकंड प्रॉब्लम क्या है? सेकंड प्रॉब्लम ये कि हो सकता है हम 3-3 महीने की 4-4 महीने की इन्वेंट्री ना इंपोर्ट कर सकें। हाँ, ये बिल्कुल सही प्रॉब्लम है कि बात ठीक है कि हमारे पास कितने दिन का फ्यूल बाकी है। मेरे ख्याल में कोई 15 से 18 दिन का या 20 दिन का पेट्रोल ऑन एवरेज है और 16-17 दिन का डीजल है। तो ये चलता है ऑनगोइंग बेसिस पे, यानी कि एक कंसाइनमेंट आता है और वो ऐड करता है ऑनगोइंग बेसिस पे। आपके पास 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन का स्टॉक होता है। ऐसा नहीं होता कि 5-5 महीने का स्टॉक होता है, क्योंकि हमने स्टोरेज भी कभी डेवलप नहीं की। किसी गवर्नमेंट ने एनर्जी पे काम ही नहीं किया, ना ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन पे, ना पेट्रोलियम या ऑयल की स्टोरेज पे। आप देखें कोविड के दरमियान जो ऑयल प्राइसेस गिरी थी उसमें इंडिया ने एक सिंगल शॉट में 2-3 महीने की एक फॉरवर्ड जो है बाइंग की उसने कम रेट पे जो है ना ऑयल बुक कर लिया 3-4 महीने 6 महीने का, तो उसको कोई $800-900 मिलियन का फ़ायदा हो गया। हमारे पास स्टोरेज ही नहीं थी, हम बिल्ड ही नहीं कर सके ऑयल का स्टॉक या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का स्टॉक। तो प्रॉब्लम हमारे स्ट्रेटेजिक स्टोरेज की बात कर रहा हूँ। स्ट्रेटेजिक स्टोरेज हमने नहीं बिल्ड की। ये जो पेट्रोलियम लेवी आपसे ली जाती है, जो हम सबसे ली जाती है पेट्रोल पे और डीजल पे, तो ये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी थी बेसिकली। डेवलपमेंट लेवी का मतलब ये था कि हम लोगों से पैसा लें, उनको ऑल्टरनेट क्रिएट करके दें और पेट्रोलियम सेक्टर को डेवलप करें ताकि लोगों को परेशानी ना हो कि कभी इस तरह की किल्लत पड़े तो लोगों के पास कम्यूट में प्रॉब्लम ना हो और हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो चलती रहे, इकोनॉमी चलती रहे। तो देखिए 2 बड़े एरियाज़ हैं, एक्चुअली तो एक ही है, एनर्जी, पूरी सप्लाई चेन। एनर्जी पे काम नहीं हुआ, ये सिंगल वाहिद ऐसा फैक्टर है जो पूरी इकोनॉमी को जो है ना बैंकरप्ट कर सकता है, और वो कर भी रहा है। तो हमें ये करने की ज़रूरत है कि स्ट्रेटेजिक स्टोरेज भी बिल्ड की जाए। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि क्या पेट्रोल होगा या डीजल होगा। मेरा नहीं ख्याल कि जो है वो शॉर्टेज बहुत जल्दी आएगी। एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि सऊदी अरेबिया ने आपको $1 अरब की डेफर्ड ऑयल फैसिलिटी दे दी है मज़ीद, तो वो आपका एक शॉर्ट टर्म और हल निकल आया। लेकिन मसला ये है डॉग बेसिस पे नहीं चल सकते हम इस तरह से कि इसने दे दी है, उसने 1 अरब दे दिया, उसने 2 अरब दे दी है। इससे इकोनॉमीज नहीं चलती हैं। हमें बैठ के सही तरीके से सारे स्टेक होल्डर्स को प्लान करना होगा। बाबा ये नेशन है, कौम है, ये इस तरह नहीं आप फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी को चला। सही है, बिल्कुल खुर्रम साहब। ये मगर आज साथ जो गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया है कि शरह सूद में मजीद इजाफा कर दिया गया है, 1% शरह सूद बढ़ गया और ये गालिबन 27 साल की बुलंद तरीन सतह पर चला गया। इसका आप क्या इम्पैक्ट देखते हैं? देखिए इम्पैक्ट तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इम्पैक्ट तो ऑफ कोर्स इंडस्ट्री पे, बिजनेसेस पे नेगेटिव होगा, क्योंकि ऑलरेडी देखें इकॉनमी जो है वो काफ़ी हद तक उस माशी ग्रोथ जो है, माशी ग्रोथ तो नीचे आ गई है, और फ्लड का भी इम्पैक्ट है, और फिर इंपोर्ट्स भी रुक गई हैं। तो एक तरफ जो है इंपोर्ट सप्लाई चेन इम्पैक्ट हो रही है, बिजनेसेस की डिमांड जो है आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रही है चीज़ों की। दूसरे एंड पे शरह सूद में इजाफा हो जाएगा, तो जो कर्जे लिए हुए होंगे बिजनेसेस हैं वो मज़ीद महंगे हो जाएंगे। तो दोनों तरफ से जो है ना वो इस वक्त मार पड़ रही है इंडस्ट्रीज़ को, बिजनेसेस को। फिर टैक्सेस बढ़ाने की बात हो रही है मज़ीद, तो बिजनेसेस से ही टैक्सेस लेते रहेंगे, इंडस्ट्री से ही टैक्सेस लेते रहेंगे, तो किस तरह से जो है वो आगे चलेगी मईशत, नहीं चल सकती। तो इसलिए 1% बढ़ाने का एक तो ये नुकसान है डेफिनेटली। लेकिन क्यों बढ़ाया गया? बढ़ाया इसलिए गया कि जी वो जो है इंपोर्ट्स कंटेन हो सकें, या पैरिटी जो है US डॉलर पीक, या फिर IMF ऑन बोर्ड आए तो उसके लिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये 2 चीज़ें तो एटलीस्ट नहीं होंगी, आपकी पैरिटी और इंपोर्ट्स कंटेन इसलिए नहीं होंगी कि जब भी कोई पॉलिसी होती है ना वो फ्री मार्केट में काम करती है। जो मॉनेटरी पॉलिसी भी होती है उसकी इफेक्टिवनेस, उसका मौसर होना उस वक्त होता है जब वो एक फ्री मार्केट में हो। यानी कि अगर डॉलर और रुपी इस वक्त फ्री चल रहे होते तो इंटरेस्ट रेट उसको इम्पैक्ट करते, बढ़ाने से रुपी की डिमांड में कमी, डॉलर की डिमांड में कमी आती है, रुपी की सप्लाई इंप्रूव होती, यानी कि कम होती है और उसकी डिमांड में इजाफा होता है। इसी तरह जब इंपोर्ट्स को आपने ज़बरदस्ती कंटेन किया हुआ है, ज़बरदस्ती रोका हुआ है, ऑफ कोर्स रीज़न उसके ये कि डॉलर्स नहीं है और हमें रोकना पड़ेगा, इकोनॉमी को अपने कर्ज़ों की अदायगी देनी पड़ेगी, तो आप रेट बढ़ा के ना इंपोर्ट्स को कंटेन कर सकते हैं, यानी कि इंपोर्ट्स को रोक सकते हैं क्योंकि आपने ऑलरेडी रिस्ट्रिक्ट किया हुआ उसको। इसी तरह आपने करेंसी को रोका हुआ है। तो जब दोनों काम आप के रुके हुए हैं तो इस तरह की इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से कॉस्ट ज़्यादा बढ़ गई है और बढ़ जाएगी। तो मेरे ख्याल में इफेक्टिवनेस जो है ना वो कम हो जाएगी मॉनेटरी पॉलिसी की। ये ज़्यादातर IMF की वजह से किया गया होगा। लेकिन सबसे बड़ा देखें सिंगल पॉइंट क्या करना पड़ेगा, करेंसी को मार्केट पे लाना पड़ेगा, जिसकी वजह से रेमिटेंसेस और एक्सपोर्ट्स हवाला हुंडी की नज़र ना हो। अगर ये नहीं करेंगे
इंटरेस्ट रेट आप यहाँ से 5% और बढ़ा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने ज़बरदस्ती जो है रेट रोका, उसकी वजह से रेमिटेंसेस और एक्सपोर्ट्स जो है ना वो हुंडी हवाले की नज़र हो रही है, और मज़ीद बढ़ेगा इससे, बल्कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से, इस तरह के ग्रे चैनल्स। सही, ठीक है। अच्छा खुर्रम साहब, अब एक और मामला है कि इस वक्त जितना इकोनॉमिक क्राइसिस है या परेशानियां हैं, मुआशी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए हमारी होप्स जो हैं वो IMF के साथ वाबस्ता है कि हम IMF के पास जाएंगे तो शायद मसला कुछ हल हो पाएगा। अब दूसरी तरफ खदशात ये हैं कि जब IMF के पास जाएंगे तो हमारा जो रुपया है वो डीवैल्यू होगा और उसका उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो आप एक्चुअली एक्सचेंज रेट पाकिस्तान का इस वक्त क्या देखते हैं, या हम IMF के पास जाएंगे तो एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा जब हम रुपये को फ्री फ्लोट कराएंगे? देखिए, कुछ बहुत ज़्यादा इसमें मेरा नहीं ख्याल डरने की ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि आज अगर आप इंटरेस्ट रेट जो करेंसी रेट है, इसको अगर आप मार्केट पे लेकर आते तो आज का मार्केट का रेट क्या है? आप डॉलर लेने जाते हैं तो 260 पे मिलता है या 270 पे मिलता है, या 200 अगर आप लकी हो तो 255 पे मिल जाएगा, आपको 250 पे मिल जाएगा। तो देखिए नुकसानात क्या हो रहे हैं? नुकसानात ये हो रहे हैं मार्केट पे ना लाने के, जैसे मैंने कहा कि रेमिटेंसेज आपकी बैंकिंग चैनल्स के थ्रू नहीं आ रही, अब एक्सपोर्ट्स भी हर्ट होना शुरू हो गई हैं, तो आपका तो डॉलर मजीद ड्राई हो रहा है ना इस तरह के डिसीजन लेने। तो इसलिए आप मार्केट बेस कर दें उसको, ताकि ग्रे मार्केट डिस्करेज हो और रेमिटेंसेस यहाँ से आएंगे। 226 रुपये उसको $1 के यहाँ के मिलेंगे तो यहाँ आएगा, या 250 रुपये लेने जाएगा वो ग्रे मार्केट में, तो 250 ही लेने जाएगा, तो आप 250 कर दें। 10% का आपको रेट इंक्रीज़ करना पड़ेगा, 10% से ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। जब आप इसको मार्केट पे ले आएंगे ना कि ठीक है जी, आपको अगर ग्रे मार्केट जो है 260 ऑफ़र कर रही है, या एटलीस्ट ओपन मार्केट आपको 250 ऑफ़र कर रही है, तो हम भी आपको 250 ऑफ़र करते हैं, तो एटलीस्ट आपके बैंकिंग चैनल के थ्रू तो फ्लो आएगा ना। आपको तो डॉलर की ज़रूरत है, डॉलर ना लाने की ज़रूरत थोड़ी है, डॉलर को डिस्करेज करने की ज़रूरत थोड़ी है। तो मुझे नहीं लगता कि रेट 260, 250 और इससे बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा अगर आप मार्केट में कर देंगे उसको, क्योंकि आपकी मार्केट तो ये ऑथेंटिकेट कर रही है ना कि आपका रेट 260 है, तभी तो आपको वहाँ से डॉलर के अगेंस्ट जो है रुपये मिल रहे हैं, वरना अगर मार्केट का रेट कुछ ना होता तो फिर तो कुछ भी रेट हो सकता था। तो मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा कोई रेट की डेप्रिसिएशन होगी, लेकिन अगर ये नहीं करेंगे तो लॉसेस ज़्यादा होंगे इकॉनमी को। सही है। खुर्रम साहब, आजकल अगरचे एक सियासी बहस हो रही है, लेकिन मैं इसको पॉलिसीज के पर्सपेक्टिव में पूछना चाहता हूँ। इसहाक डार साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब, कौन बेहतर था दोनों में पॉलिसीज के एतबार से? देखिए जी, मेरे ख्याल में तो ये जो मार्केट पे जो भी लेकर आता है पॉलिसीज़ को, वो और IMF को कितना जल्दी ऑन बोर्ड लाता है, वो इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो, मैं किसी में तमीज़ नहीं करूँगा कि जी ये बेहतर है वो बेहतर है, हर किसी की डाउन साइड्स हैं, हर किसी की अप साइड्स हैं। पॉलिसी में ये होना चाहिए कि कोई भी अगर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस से बैठता है, स्टेट बैंक गवर्नर या स्टेट बैंक जो है वो अपना काम करता रहे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अपनी प्लानिंग करता रहे, और जो पॉलिसी है वो मार्केट ड्रिवन होनी चाहिए, इनएफिशिएंसीज कम होनी चाहिए। मार्केट पे आप रेट लेकर आएँ, चाहे वो करेंसी रेट है, चाहे वो जो है वो बिजली के रेट्स हैं, चाहे गैस के रेट्स हैं, और फिर जो इनएफिशिएंसीज है एनर्जी सिस्टम में उसको ठीक करें। देखें, ये किसी ने नहीं किया, ये हो या वो हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी ने नहीं किया, ये होना चाहिए। ये चाहे डार साहब करें, चाहे मिफ्ता साहब करें, या कोई और आके करे, जो करेगा डेफिनेटली उसको फिर लॉन्ग टर्म में वो देखेगा भी इकॉनमी में जो है वो बेहतरी आ रही है। जो नहीं करेगा वो अपनी पॉलिटिक्स का भी लॉस करेगा और इकॉनमी का भी लॉस करेगा। खुर्रम साहब, आपको अगले चंद महीने में कोई पॉजिटिव होप्स नज़र आ रही हैं? इस वक्त कारोबार बुरी तरह मुतासर है, इंडस्ट्री नहीं चल रही है, रियल एस्टेट मुतासर है, बहुत सारे शोबे मुतासर हैं। आज के बल्कि अखबारात ये बता रहे हैं कि आइंदा चंद दिन में या कुछ अरसे में 75 लाख वर्कर्स बेरोज़गार हो सकते हैं, इंडस्ट्री जितनी तेज़ी से शट डाउन हो रही है। आपको कोई पॉजिटिव होप्स दिखाई दे रही हैं आने वाले दिनों में? जी देखिए, होप्स तो बिल्कुल हैं, ऐसा नहीं है कि होपलेस हैं, अब होप नहीं होंगी। देखिए, 2-3 डिसीजंस ले लें, आज ले लें, आप देखिएगा सिचुएशन आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो जाएगी। एक तो जो करेंसी है उसको खुदारा मार्केट पे ले आएँ, उससे ये होगा जो रेमिटेंसेस हैं आपकी, जो इस वक्त हुंडी हवाले की नज़र हो रही हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता बैंकिंग चैनल में वापस आ जाएंगी। 2 से ढाई अरब डॉलर का लॉस हुआ है पिछले 2-3 महीनों में रेमिटेंसेस का। एक्सपोर्ट का भी $1.5 बिलियन का लॉस है तकरीबन, तो वो भी आपका जो है हुंडी हवाले के थ्रू नहीं आएगा, बैंकिंग चैनल के थ्रू आ जाएगा। फिर IMF देखिएगा कि आपने मार्केट में जो है करेंसी को कर दिया है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है ऑलरेडी, फिर गैस की प्राइसेस थोड़ी सी बढ़ानी है आपने, वो बढ़ा दें आप, और इंडस्ट्री से सब्सिडीज़ कम करें आहिस्ता आहिस्ता। सब्सिडी की ड्रग पे बहुत गलत लगा है हमने 30-35 साल से अपनी इंडस्ट्रीज़ को, इसको कम करें। फिजिकल कंसोलिडेशन में आप खर्चे कम करें, जो करंट एक्सपेंडिचर है वो कम करें। फेडरल गवर्नमेंट का अपना रनिंग एक्सपेंडिचर 500 अरब रुपये का साल का, उसको कम करें ना, क्यों बढ़ा रहे हैं। फिर
फिर जो टैक्सेस मिलते हैं उनको सही जगह इस्तेमाल करें। जो टैक्सेस जहाँ नहीं लग रहे, 4 एरियाज़ है, रियल एस्टेट है, एग्रीकल्चर है, रिटेल है, टोबैको है, 2-3 और एरियाज़ हैं, यहाँ से टैक्स कलेक्ट करें ना। एग्जिस्टिंग बेस्ट बिजनेस को क्यों टैक्स लगाते हैं? तो टैक्स भी जनरेट हो सकता है, खर्चे भी कम हो सकते हैं, मार्केट पे रेट्स भी आ सकते हैं, तो ये सब चीज़ें बेहतर हो सकती हैं और इकॉनमी इंशाल्लाह दोबारा ट्रैक पे आ जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद में शिरकत करने के लिए। खुर्रम शहजाद साहब बता रहे थे कुछ होप्स भी हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ चीज़ें बहुत ख़राब भी हैं, कुछ बेहतरी की उम्मीद भी की जा सकती है अगर कुछ एक्शंस ले लिए जाएँ। ये आज का प्रोग्राम था नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।